बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब हम आज जिस चीज़ के ऊपर डिस्कस करके दैट विल बी द सेकंड पार्ट ऑफ बूलियन अलजेब्रा। और आज हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे दैट इज़ रेलेवेंट टू द एक्सप्रेशंस बूलियन ऑफ द बूलियन फंक्शंस और रिलेशंस के बारे में, जो हम अलजेब्रिक इक्वेशन, सिंबल्स और ट्रुथ टेबल के बारे में देख सकते हैं। इसी तरह इसके अलावा उनको हम सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, और मिन टर्म्स एंड मैक्स टर्म्स क्या होती हैं, और हम इसकी रिप्रेजेंटेशन प्रोडक्ट ऑफ सम्स और सम ऑफ प्रोडक्ट्स में कैसे करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो चीज़ देखने वाली है दैट इज़ बूलियन फंक्शन। हमारे पास जब भी हमने एक अपनी वर्किंग करनी है, हमने कोई डिजिटल सिस्टम डिज़ाइन करना है, तो हमें जो चीज़ चाहिए दैट इज़ कि हमारे पास जो इनपुट्स आ रही हैं उसके ऊपर हमें डिज़ायर्ड आउटपुट्स क्या रिक्वायर्ड है। तो जब हम अपनी इनपुट्स को देखते हैं कि सबसे पहले कि हमारी नंबर ऑफ़ इनपुट्स कितनी है और हमारे पास नंबर ऑफ़ आउटपुट्स कितनी है। अब हमने जो नंबर ऑफ़ इनपुट्स हैं उनकी क्या स्टेट होगी तो हमें आउटपुट मिलेगी। सो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि हमें आउटपुट किस पे चाहिए, किस स्टेट ऑफ इनपुट्स के ऊपर हमें चाहिए, तो हमें जो स्टेट ऑफ इनपुट होगी तो उसके अगेंस्ट हमें आउटपुट मिलेगी। जब हम ये चीज़ बनाते हैं तो इसको हम कहते हैं ट्रुथ टेबल। और जब हमारे पास ट्रुथ टेबल आ जाता है तो फिर उससे हम रेलेवेंट उसका सर्किट डिज़ाइन करते हैं, और इसी ट्रुथ टेबल से हमारी जो है वो इक्वेशन भी बनती है। ये एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन है, लेकिन आप जब आपके पास एक ट्रुथ टेबल आ जाता है तो आप उस ट्रुथ टेबल से एक सर्किट डिज़ाइन कर सकते हैं। सो आपको ये देखना पड़ता है, या आपके पास ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं कि ये अगर मैं बात करूं कि एक हमारी तरफ हमारे पास ट्रुथ टेबल है, सर्किट है, और ये हमारे पास इक्वेशन है। यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि ये तीनों में से कोई एक भी चीज़ हमारे पास हो तो हम बाकी दोनों चीज़ें अचीव कर सकते हैं। सो दैट मीन्स कि अगर मेरे पास ट्रुथ टेबल मौजूद हो तो मैं इससे अपना सर्किट भी बना सकता हूँ और अपनी इक्वेशन भी बना सकता हूँ। इन द सेम वे अगर मेरे पास सर्किट मौजूद हो तो मैं इसकी इक्वेशन भी डिराइव कर सकता हूँ और इसका ट्रुथ टेबल भी डिज़ाइन कर सकता हूँ। और सेम हमारे पास अगर इक्वेशन मौजूद हो तो हम उससे सर्किट भी डिज़ाइन कर सकते हैं और उसका ट्रुथ टेबल भी बना सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें, मेरे पास ये यहाँ पे तीनों चीज़ें मौजूद हैं, इक्वेशन भी मौजूद है, सर्किट भी मौजूद है, और यहाँ पे ट्रुथ टेबल भी मौजूद है। लेट्स सी, अगर मेरे पास ये सर्किट है तो मैं इस सर्किट को ये देख सकता हूँ कि यहाँ पे इसके अंदर तीन इनपुट्स आ रही हैं, एक्स, वाई एंड जी। तो ये जो जी इनपुट है जब ये इन्वर्टर से गुजरेगी तो ये इन्वर्टेड जी में कन्वर्ट हो जाएगी। इससे आगे जो गेट लगा हुआ है दैट इज़ और गेट। तो ये y इनपुट इसके अंदर आ रही है और ये इन्वर्टेड इनपुट इसमें जा रही है। तो जो इसके बाद वैल्यू जनरेट होगी दैट विल बी y प्लस जेड बार, और ये एंड हो रही है x के साथ। तो जब आप ये एंड होगी तो आपके पास रिजल्टेंट इक्वेशन बनेगी दैट विल बी x मल्टीप्लाइड, क्योंकि ये मल्टीप्लाई का साइन देता है, और y प्लस जेड बार। तो अगर आप ये नोटिस करेंगे दिस इज़ योर फाइनल इक्वेशन, इसको आप y कह लें या यहाँ पे उन्होंने f कहा है। तो अगर आप ये इक्वेशन देखेंगे तो ये इक्वेशन वही है जो आपने नीचे लिखी हुई है, और ये इसी तरह ये से ड्राइव भी हुई है। आगे हम पढ़ेंगे जाके तो इंशाल्लाह डिटेल में हम ये आगे देखेंगे कि हम इन तीनों को एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। जब भी हमने बूलियन अलजेब्रा को डील करना है, सो हमने जिसना पहले बात की कि हमारे पास इनपुट्स होने चाहिए और हमारे पास आउटपुट होने चाहिए। और अगर आपके पास अदर वे अराउंड हमने आना है तो हमें ये पता हो कि
हमारे पास अगर इक्वेशन है या हमारे पास सर्किट है तो हम उससे ऑटोमेटिकली डिराइव कर सकते हैं। जिस तरह हमने अभी पिछली एग्जांपल देखी, ये हमारे पास एक और एग्जांपल है जिसके अंदर 3 इनपुट्स हैं, एक्स वाई एंड जी। यहाँ से आप देख सकते हैं क्योंकि ये एक्स और वाई ये दोनों एक एंड गेट ए और ये है एंड गेट बी, इन दोनों में जा रही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास एक गेट की आउटपुट एक्स एंड वाई आ रही है और दूसरे की वाई एंड जेड आ रही है। अब एक्स एंड वाई अगर आपके पास आ रही है और इसके बाद आपके पास यहाँ पे आगे और गेट लगा हुआ है, तो दैट मीन्स कि आपकी जो आउटपुट यहाँ पे उन्होंने जी नाम दिया हुआ है, आपकी क्या बन जाएगी, एक्स वाई प्लस वाई एंड जी। अब आपके पास ये इक्वेशन बन गई है। तो आपके पास, चूंकि आप इसमें देख सकते हैं कि आपका टोटल कितने वेरिएबल्स हैं, इसमें एक ये वेरिएबल है, एक ये वेरिएबल है और एक ये वेरिएबल है। तो वेरिएबल 1 2 एंड 3, अगर आपके पास 3 इनपुट्स हैं तो इसके ऊपर आप अपना ट्रुथ टेबल बना सकते हैं। सो हमारे पास अगर 3 इनपुट्स हैं तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बनेंगे 2⁻³ इज इक्वल टू 8। सो अगर आप यहाँ पे काउंट करेंगे तो ये आप देखेंगे ये 0 to 7 जा रहा है, विच आर 8 कॉम्बिनेशंस। ये 8 कॉम्बिनेशंस आप यहाँ पे प्लेस करके, ये मैक्सिमम कॉम्बिनेशंस हैं जो विद 3 इनपुट्स बन सकते हैं। और इसके अगेंस्ट जब आपके पास ऑलरेडी ये सर्किट बना हुआ है तो उससे आप उस सर्किट का रिस्पांस देख सकते हैं कि आपका सिस्टम जो है वो किन कंडीशंस के अंदर अपनी आउटपुट जनरेट करेगा। ये वंस जो रिप्रेजेंट हो रहे हैं इसके अंदर, ये प्रेजेंट करते हैं कि यहाँ पे इस पोजीशन के ऊपर अपना सिस्टम जो है वो अपना रिस्पांस शो करेगा और बाकी रिमेनिंग पॉइंट्स के ऊपर सिस्टम जो है अपने रिस्पांस या आउटपुट को शो नहीं करेगा। ये जो एक्स एंड वाई एंड जेड हैं, ये आपकी इंटरमीडिएट आउटपुट्स हैं, लेकिन आपकी जो फाइनल आउटपुट है वो यहाँ पे जी के नाम से है। अब आगे हम चलते हैं और देखते हैं कि थोड़ी सी और डिटेल देखते हैं कि इनका आपस में रिलेशन क्या बनता है, आपकी सर्किट का, ट्रुथ टेबल का और बूलियन अलजेब्रा का या बूलियन एक्सप्रेशन का। आप हमने अभी बात की कि आपको कोई भी एक चीज़ हमारे पास अवेलेबल हो, हम जिस तरह है कि अगर आपके पास सर्किट अवेलेबल है तो आप सर्किट से एक्सप्रेशन भी बना सकते हैं और अगर एक्सप्रेशन हो तो उससे आप सर्किट भी बना सकते हैं। इन द सेम वे अगर आपके पास सर्किट एक्सप्रेशन मौजूद है तो एक्सप्रेशन से आप ट्रुथ टेबल भी बना सकते हैं और ट्रुथ टेबल से एक्सप्रेशन भी बना सकते हैं और इस ट्रुथ टेबल से आप सर्किट भी डिज़ाइन कर सकते हैं। इन द सेम वे सर्किट से आप ट्रुथ टेबल भी डिज़ाइन कर सकते हैं। सो ये बाई डायरेक्शन है इनकी ट्रांजिशन, कि आपके पास इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ मौजूद हो तो आप इससे बाकी 2 चीज़ें बना सकते हैं और ये तीनों चीज़ें आपके सिस्टम की डिज़ाइनिंग के लिए बहुत ज़रूरी हैं। हम देखते हैं कि अगर हमारे पास ट्रुथ टेबल हो तो हम उसको इंटरप्रेट एक जो है इक्वेशन में और एक सर्किट में कैसे कर सकते हैं। लेट्स से कि हमारे पास ये टेबल मौजूद है जिसमें 3 इनपुट्स हैं और एक आउटपुट है विच इज़ जी। अब हमने इसमें अगर आप देखेंगे तो हमारे पास आउटपुट 3 पोजीशंस पर जनरेट हो रही है। हमने जब भी इक्वेशन बनानी है तो एक तरीक़ेकार तो ये है कि आप इसमें ये देख लें कि नंबर ऑफ वंस कहाँ कहाँ जनरेट हो रहे हैं आउटपुट में। सो एक पोजीशन बनती है ये, एक पोजीशन बनती है ये और एक पोजीशन बनती है ये। जब आप आउटपुट में 1 देख रहे हैं तो आप इनपुट के अंदर भी देखेंगे कि वहाँ पे 1 कहाँ कहाँ पर है। सो इन दैट केस अगर मेरी आउटपुट जो है एक इस पोजीशन पे आ रही है तो मैं देखूंगा जब मेरी यहाँ पे आउटपुट आ रही है तो मेरी एक्स वाई और जेड की स्टेट क्या है। हम जब भी इसको 1 कंसीडर करेंगे तो स्टेट को हम
जिसने अगर सपोज क्या यहाँ पे अगर हम देखेंगे यहाँ पे x की वैल्यू 0 है तो हम x को x बार से रिप्रेजेंट करेंगे विच इज रिप्रेजेंटिंग के ये ऑफ स्टेट में है। दूसरी स्टेट है y, यहाँ पे अगर आप y को देखेंगे तो y 1 है, सो हम इसको एज ए y ही लेंगे, एज ए इनपुट लेंगे क्योंकि यहाँ पे इनपुट ऑन है। और जो तीसरी स्टेट है z की वो भी 1 है, इसलिए हम इसको भी z लेंगे। सो एक स्टेट आपकी बनी x बार y एंड z प्लस दूसरा पॉइंट जहाँ पे आपकी आउटपुट 1 आ रही है वहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे x 1 है, सो वी विल बी यूजिंग x, यहाँ पे y 1 है, सो वी विल बी यूजिंग y, और यहाँ पे z 0 है, सो फिर हम यहाँ पे z को बार ले लेंगे। इसी तरह जो तीसरी पोजीशन बनती है उसमें तीनों 1 है, सो दैट मीन्स यहाँ पे जो हम स्टेटमेंट लेंगे स्टेट्स लेंगे इनकी वो होंगी x प्लस y, सॉरी x y एंड z। अच्छा ये हमने किया क्या है बेसिकली, जहाँ पे अगर हम आउटपुट पे 1 देख रहे हों और उसके अगेंस्ट हम अंदर इनपुट्स को देख रहे हों तो इसको हम कहते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट्स। सम ऑफ प्रोडक्ट्स ये है कि एक स्टेट जिसके ऊपर स्टेट 1 है उसके अंदर तमाम इनपुट्स का प्रोडक्ट हमने लेना है। सो दैट मीन्स कि इस एक पॉइंट के ऊपर तमाम इनपुट्स का प्रोडक्ट क्या है। इस स्टेट के ऊपर जो प्रोडक्ट था वो था x बार y एंड z। इसी तरह इस पोजीशन के ऊपर जो प्रोडक्ट बनता था वो था x y एंड z बार। इसी तरह ये थर्ड पोजीशन के ऊपर जो है आपका जो इनपुट्स का प्रोडक्ट बनता है दैट इज x y एंड z। इन प्रोडक्ट्स का आपने सम लेना है। आपकी हर वो जितनी नंबर ऑफ इनपुट्स 1 होंगी यहाँ पे उतनी नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस आपको नजर आएंगे, और ये तीनों ये जो कॉम्बिनेशंस हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे और ये कॉम्बिनेशन एक दूसरे के साथ ऐड हो रहे होंगे। इसको हम कहते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट्स, या इसको एब्रिवेटेड करके भी जब हम लिखते हैं उसको हम कहते हैं SOP, सम ऑफ प्रोडक्ट्स। सो हमने सम ऑफ प्रोडक्ट्स यहाँ पे देखा है। अब सम ऑफ प्रोडक्ट्स हमने यहाँ पे देखा। अब यहाँ पे एक चीज देखें, जो आपकी इक्वेशन है दैट इज G इज इक्वल टू एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड बार प्लस एक्स वाई जेड। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है जो हमारे पास सम ऑफ प्रोडक्ट्स की है। अब जब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है तो हम इस इक्वेशन से सर्किट भी डिराइव कर सकते हैं। इसको मैं सारे को रिमूव नहीं करता ताकि अगर मैं ज़रूरत पड़े। आप ये देखेंगे कि मेरे पास ये इक्वेशन है, मैं इक्वेशन नीचे लिख लेता हूँ। G इज इक्वल टू एक्स वाई एक्स बार y and z plus x y z bar plus x y and z। अब ये हमारे पास जो इक्वेशन है ये जब हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जाएंगे तो हम इसका देखेंगे कि हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर सकते हैं। इसकी इम्प्लीमेंटेशन इस तरीके से हो सकती है कि हमारे पास 3 इनपुट्स हैं x। अगर आप इस चीज़ को देखेंगे तो
ये x की वैल्यू है, और ये जो है इसको हम x कह देते हैं, और ये जो इसके साथ इन्वर्टेड के साथ वैल्यू आ रही है दैट इज योर x बार। इसी तरह अगली वैल्यू जो आ रही है ये है y, और इसके साथ जो वैल्यू आ रही है दैट इज y बार। ये y बार ये वाली है जो इन्वर्टेड से होके आ रही है। इसी तरह ये आपके पास z है, और ये इसके साथ z बार है जो इन्वर्टेड होके आ रही है। अब हमें जो सर्किटरी चाहिए वो क्या है, x बार। अगर मैं इसको सिंप्लीफाइड साइड पे लिख देता हूँ, ये चूंकि एंड हो रही हैं, ये तीनों वैल्यूज आपस में एंड हो रही हैं, सो मैं यहाँ पे 3 एंड गेट लगा देता हूँ, और इन तीनों के अंदर जो इनपुट आ रही है फॉर सिंप्लीफिकेशन, यहाँ पे तीनों में 3 इनपुट्स आ रही हैं। पहले के अंदर आ रही थी x बार, सो हमने यहाँ पे ली x और उसको इन्वर्ट किया क्योंकि ये इन्वर्टर लगा हुआ है। सेकंड में है y, और ये y इसमें इनपुट आ गई, और तीसरे में z इनपुट आ गई है। इसी तरह जो सेकंड गेट है उसमें आपको नज़र आएगा x, y एंड z बार। सो x की इनपुट आ गई इसमें, y के इनपुट आ गई इसमें, और z बार। सो z बार मैं थोड़ा सा पीछे रख रहा हूँ, ये इन्वर्टेड करके हमने इसमें दे दी। एंड थर्ड वाले में चूँकि तीनों की वैल्यूज एज इट इज़ जानी है, तो x, y एंड z। आपके पास यहाँ पे जो आंसर जनरेट हो रहा होगा इसके बाद वो होगा ये चूँकि था x बार, तो आपके पास बना x बार, y एंड z, x, y, z बार, और x, y एंड z। अब आपने चूंकि ये हमने बात की कि ये सम ऑफ प्रोडक्ट्स है, तो आपका ये प्रोडक्ट्स हो गए हैं। प्रोडक्ट्स के बाद आप इसको सम करेंगे, तो सम करने के लिए हमारे पास जो गेट अवेलेबल होता है दैट इज और गेट। ये हमारे पास एंड गेट थे, और यहाँ पे और गेट, और गेट के पास हमारी जी इक्वेशन बन जाएगी विच इज एडिशन ऑफ x, y एंड z। इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ ताकि आपको देखने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी। सो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे जो जी इक्वेशन बनी, क्योंकि ये फाइनल पॉइंट है, तो आप देख सकते हैं इसमें पहली वैल्यू आएगी x बार, y, z प्लस x, y, z बार, एंड x, y एंड z। सो ये आपकी इक्वेशन आ रही है यहाँ पे। ये जो इसकी प्रीवियस स्टेज थी, ये पॉइंट जो था, इसकी सिंप्लीफिकेशन के लिए यहाँ पे ये वाला काम किया गया है। उसकी वजह ये है कि अगर आपके पास एक जनरलाइज्ड एक पॉइंट बने हुए हैं कि आपने बीइंग एन इंजीनियर, अगर आप इसको देखेंगे कि आप हर जगह पे x की नई वैल्यू यूज़ नहीं कर सकते। जिस तरह आपने यहाँ पे भी x लगाया है, यहाँ पे भी आपने x की इनपुट ली है, यहाँ पे भी x की इनपुट ली है। सो आप बीइंग एन इंजीनियर आप हर मर्तबा हर पॉइंट के लिए एक नई इनपुट लेके नहीं आते, आपके सिस्टम में एक ही जगह पे इनपुट आ रही है। सो आप यहाँ पे अगर नोटिस करेंगे तो यहाँ पे आपके पास x एंड y एंड z की फॉर्म में आपके पास एक इनपुट आ चुकी है। जब वो इनपुट आ गई है तो आप उसी को बाकी तीनों गेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे।
तो इसलिए उसको कॉमन पॉइंट पर करने के लिए ये तरीक़ेकार यूज़ किया गया है। मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन के लिए इनको अलग-अलग इनपुट दे के तो आपको समझाने के लिए अलग किया है। होपफुली आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अच्छा, अब हमने इसकी यहाँ पे डेरिवेशन तो देख ली कि हमने सर्किट से इक्वेशन और इक्वेशन ट्रुथ टेबल से इक्वेशन से हमने सर्किट कैसे बनाया। क्या ये सर्किट यही परफॉर्मेंस दे रहा है? इसको देखने के लिए ज़रूरी है कि हम एक या दो वैल्यूज़ को इसमें इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि क्या हमारे पास रिज़ल्ट यही आता है जो हम क्लेम कर रहे हैं कि हमारी इक्वेशन को देना चाहिए या हमारी सर्किट को देना चाहिए। फॉर दिस हम यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। लेट्स से कि हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू है दैट इज़ कि हम इसको इनपुट में 0 0 0 जिसके ऊपर इसको आंसर 0 देना चाहिए। हम देखते हैं कि क्या ऐसा ही है। लेट्स से हमारे पास x की वैल्यू है 0, y की वैल्यू है 0 और z की वैल्यू है 0। सो इस गेट के ऊपर अगर आप देखेंगे तो हमारे पास गेट 1, इसको मैं नंबर दे देता हूँ 1, इसको 2 और इसको 3। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे हमारे पास जो पहले गेट के अंदर x की वैल्यू जा रही है दैट इज़ x, ये है x, ये है y बार और इसमें आ रही है z, सॉरी x, y एंड z। सो एक्स वाई एंड जेड पहले गेट में हमारी इनपुट आ रही है। ये इक्वेशन वही है, आप इसको कंपेयर करके दोबारा देख सकते हैं। सो एक्स वाई और जेड की वैल्यू आ रही है। यहाँ अगर हम देखें हमारे पास एक्स वाई और जेड की वैल्यू क्या है। एक्स वाई और जेड की वैल्यू हमारे पास आती है 0 0 और 0। सो अगर आप इन तीनों को एंड करेंगे तो हमारे पास आंसर यहाँ पे जनरेट होना चाहिए 0। अब जब हम गेट नंबर 2 की बात करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यूज जनरेट हो रही हैं वो हैं ये इसमें जो इनपुट्स जा रही हैं दैट इज x, y और z बार। सो इन दैट केस जो इसकी इनपुट वैल्यूज आएंगी वो आएंगी 0 0 और चूंकि ये z बार है और z के ऊपर हमारे पास 0 है तो यहाँ पे इन्वर्टेड वैल्यू आएगी विच इज़ 1। सो अगर आपके पास एंड गेट के अंदर 0 0 और 1 इनपुट आए तो हमारा एंड गेट ये कहता है कि एंड गेट की आउटपुट उस वक्त तक 1 नहीं होगी जब तक तमाम के तमाम इनपुट जो हैं वो 1 ना हो जाएं। सो इन दैट केस ऑल्सो हमारे पास जो आउटपुट जनरेट होगी दैट विल बी 0। इसी तरह हम दोबारा देखते हैं कि हमारी जो तीसरा गेट है उसकी इनपुट क्या आती है। इसके अंदर जो इनपुट है दैट इज x बार, y एंड z। सो इन दैट केस हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो आएगी x के लिए, चूंकि x बार है तो x की वैल्यू 0 है तो x बार की वैल्यू हो गई 1, y की वैल्यू हो गई 0 और z की वैल्यू हो गई 0। सो इन दैट केस ऑल्सो जो आपके पास आउटपुट जनरेट होगी दैट विल बी 0। और आपके पास अगर तीनों वैल्यूज 0 आ रही हैं तो आपके पास आगे जो गेट लगा हुआ है दैट इज और गेट। अगर इनमें से कोई भी एक गेट 1 वैल्यू दे देता तो हमारी आउटपुट में 1 आ जाता, लेकिन इन दिस सिनेरियो हमारे पास जो आउटपुट आएगी दैट विल बी 0। सो आप इस चीज़ को नोटिस कर सकते हैं कि हमारी जो वैल्यू है ट्रुथ टेबल की, हमारी तीनों वैल्यूज अगर x की, y की और z की 0 हो तो आपकी आउटपुट 0 ही आएगी।
सो हम एक और सिनेरियो चेक करते हैं। और इसके ऊपर देखते हैं कि हमारी आउटपुट क्या जनरेट होती है। हमने एक और सिनेरियो ले लेते हैं यहाँ पे, which is let's say 100 and output is equal to 0. So x की वैल्यू आ गई 1, y की वैल्यू 0 एंड z की वैल्यू 0। तो अगर हमारे पास ये वैल्यू है तो हमारे पास जो गेट नंबर 1 है इसके अंदर x की वैल्यू आ रही है 1, दूसरी इनपुट है y विच इज़ इक्वल टू 0 एंड तीसरी इनपुट है z विच इज़ 0। सो एंड गेट है, आउटपुट विल बी 0। सेकेंड गेट के अंदर जो हमारी इनपुट है दैट इज x, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1, y विच इज़ 0, सो यहाँ पे वैल्यू आ गई 0, और तीसरी है z बार। सो यहाँ पे z 0 है तो यहाँ पे आउटपुट आ गई 1। 1 0 1 विल बी द इनपुट फॉर गेट नंबर 2 एंड द गेट इज एंड गेट। सॉरी, हमने बात की थी कि तीनों गेट की इनपुट 1 होना चाहिए। यहाँ पे अभी भी एक गेट ऐसा है जिसकी आउटपुट 1 नहीं है, सो द आंसर विल बी 0 अगेन। इसी तरह थर्ड गेट के केस में x बार विल बी इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 0, सो द आंसर विल बी 0। इन तीनों गेट्स की आउटपुट चूंकि 0 है तो हमें आउटपुट में अगेन 0 ही मिलेगा। अब जो थर्ड सिनेरियो है वो हम देखते हैं 1 के केस के लिए। एक्सक्यूज मी, जो थर्ड केस है वो हमारे पास है 1 1 0। अगर हम 1 1 0 देखें तो x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू 0। अगर हमारे पास ये सिनेरियो है तो हमारे पास फर्स्ट गेट के ऊपर x की वैल्यू आई 1, y की वैल्यू आई 1 और z की वैल्यू आई 0। सो इन दैट केस हमारा एंड गेट जो है वो आउटपुट जनरेट नहीं करेगा एंड द आंसर विल बी 0। सेकेंड केस में x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 एंड z बार की वैल्यू इज इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि z की वैल्यू 0 थी और ये इन्वर्टेड वैल्यू जा रही है, तो 0 का इन्वर्टेड वैल्यू 1 और हमारी तीनों वैल्यूज जो हैं वो 1 होने के केस में हमारा एंड गेट 1 जनरेट कर देगा। थर्ड गेट के केस में x बार इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1 और z इज इक्वल टू 0, सो द आंसर विल बी 0। अब आप ये देखें, ये तीनों वैल्यू 0 1 और 0 यहाँ पे जो जनरेटेड हैं इन्होंने और होना है। और गेट हमें ये कहता है कि कोई एक वैल्यू भी हमारे पास अगर 1 हो जाती है तो हम उसको आउटपुट में भेज सकते हैं। सो ये हमारे पास गेट नंबर 2 की वैल्यू चूंकि 1 थी तो हमारी आउटपुट जो वैल्यू आ गई दैट विल बी 1। तो ये हमें वेरीफाई होता है कि ये ट्रुथ टेबल जो है एज इट इज़ ही वर्किंग कर रहा है जिसकी हमने इक्वेशन बनाई थी। होपफुली यहाँ तक आपको समझ आया होगा। हम इसकी रिमेनिंग जो आगे मज़ीद इसकी सिंप्लीफिकेशन से रेलिवेंट है उसको हम लेक्चर नंबर इसी के पार्ट नंबर 3 में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।